ये रखे हो जाएगा, बस हौसला मत गिरने देना। हनुमान जी अकेले लंका में क्या हुआ था आप सोच लो। तो इसलिए बस आप ना अपना हौसला खुद गिराना और ना मेरा हौसला गिरने देना। नमस्कार। नई संसद में विशेष सत्र बुलाया गया और नारी वंदन करने वालों को देश की पहली महिला महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही याद नहीं आई। याद रही बॉलीवुड की अभिनेत्रियां। जो वंदन करेगा वही न तय करेगा कि कौन वंदनीय है कौन नहीं। देवी की मूर्ति के पास क्या अधिकार है। खैर, तमाम अटकलों के बीच लोकसभा में महिला आरक्षण बिल सांसदों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉपअप हो गया। बार बार कहा गया नई संसद है, नई टेक्नोलॉजी है, सीखिए। मैं इस बिल को पेश करते हुए कानून मंत्री श्री मेघवाल को सुन रही थी। कमाल का धोखा है। अब हालत यह है कि विपक्षी दलों को तो छोड़ दीजिए, भाजपा की ही सीनियर लीडर उमा भारती इसका विरोध कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल भी खुश नहीं है। डिंपल यादव और ओवैसी नाराज हैं। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ओबीसी के सवाल को उठा रहा है। 30 सितंबर को इसके खिलाफ रैली भी होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे ये महिला आरक्षण बिल असल में एक धोखा है और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लोगों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को बेवकूफ बनाया गया है। इस ढोल की पोल खोलने से पहले, यानी इस बिल की धोखेबाजी के बारे में बात करने से पहले, कानून मंत्री के भाषण को एक बार डाइसेक्ट कर लेते हैं। ईश्वर ने नारी को बनाया ही इसलिए है कि दुनिया के पाप उसके सर मढ़े जा सकें। औरत के नाम की ढाल लेकर दूसरी औरतों पर अन्याय किया जा सके और उसी का नाम लेकर अपनी महानता के कसीदे अपने ही मुंह से पढ़े जा सकें और खुद को मसीहा दिखाया जा सके। दुनिया के सबसे क्रूर लोगों ने खुद को दयालु ही बताया है। दुनिया के सबसे मिसोजिनिस्ट लोगों ने अपने मुंह से हमेशा यही कहा है कि मुझसे ज्यादा औरतों की इज्जत कोई नहीं करता। 2024 आने वाला है और दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 9 साल के कामों की फाइल जब खाली निकली तो नारी शक्ति की याद आई। वही तो उबारेगी। या देवी सर्वभूतेषु। उज्ज्वला से सीधा प्रज्वला। अब उसे सिलेंडर नहीं, संसद चाहिए। शक्ति स्वरूपा पानी की कमी, महंगाई, बेरोजगारी, हकमारी, यौन शोषण से तो खुद उबर लेगी, लेकिन संसद में उसका उद्धार कौन करेगा। चलो, शक्ति स्वरूपा नारियों को 33% आरक्षण का वरदान दें। भले ही वो 15 साल बाद फलीभूत हो या शायद सिर्फ भूत बन के रह जाए। संविधान में 128वां संशोधन प्रस्तावित करते हुए कानून मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी संसार के सभी प्राणियों में शक्ति स्वरूप विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। हमारे श्लोक, हमारा यानी ये श्लोक दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का है और हमारा का मतलब है हम हिंदू। अब जब नई संसद की नींव रखते हुए दलित राष्ट्रपति कोविंद जी को दूर रखा जाएगा, नई संसद की शुरुआत करते हुए महिला आदिवासी राष्ट्रपति को बुलाने की जगह कंगना रनौत को बुलाया जाएगा, संविधान की जगह सेंगोल स्थापना समारोह किया जाएगा, तो महिलाओं के अधिकार का बिल पास करते हुए दुर्गा सप्तशती का श्लोक याद करना ही स्वाभाविक है। सब लॉजिकल है, ध्यान से देखना है बस। लेकिन देवी की मूर्ति का वंदन करने वाले ये नहीं चाहते कि मूर्ति बोलने भी लगे और सही गलत बताने लगे। जो देवियां नहीं हैं, सांसद हैं, मनुष्य हैं, वो महिलाएं बोली, स्पष्ट बोली। डीएमके से सांसद कनिमोझी ने इसका सटीक जवाब अपने भाषण में दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठना, मत बुलाओ हमें माएं, हमें पूजा नहीं करवानी। हमें इसलिए अधिकार नहीं चाहिए कि हम देवी हैं। हम बराबरी डिजर्व करते हैं क्योंकि हम बराबर हैं, इक्वल हैं। ये हमारा अधिकार है, इसलिए हमें मिलना चाहिए।
किसी एहसान की तरह नहीं, हमें किसी पेडेस्टल पर नहीं बैठना। फिर मेघवाल जी ने कहा, हम नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। मर्द ऐसे ही औरतों के अधिकार अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, मर्जी होती है तो दे देते हैं, नहीं तो जुमले उछालते रहते हैं। अरे भाई, आपके 2014 के घोषणा पत्र में था तो पहले क्यों नहीं दिया? 2014 में आते ही पहला काम यही करना था, अधिकार दे देना था। 2019 के चुनाव में लागू हो जाता। फिर कानून मंत्री ने यह भी कहा कि इस बिल के कानून बनते ही वर्तमान में जो महिलाओं की संख्या है संसद में 82, वह बढ़कर 181 हो जाएगी। और फिर खुद ही कहा कितना क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं हम। कितना लोचा है इस वाक्य में, थोड़ी देर में बताती हूं। सबसे मजेदार थी हिंदू शास्त्रों और बाबा साहेब के एक कोटेशन की डेडली मेडली। हमारी संस्कृति और हमारे श्लोक के बाद मेघवाल जी ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की और बाबा साहब अंबेडकर का वह कोटेशन पढ़ दिया कि मैं किसी समाज की प्रगति को वहां की महिलाओं की प्रगति से नापता हूं। अब बाबा साहब होते तो सबसे पहले तो यही सवाल पूछते कि एक महिला सांसद को नगर वधु कहने वाले निशिकांत दुबे से महिला आरक्षण बिल पर ओपनिंग भाषण दिलवाते समय शर्म नहीं आई? वो पूछते कि महिला पहलवानों की आवाज क्यों नहीं सुनी गई? ब्रजभूषण अभी तक इस संसद में क्यों है? बाबा साहब होते तो पूछते कि दलितों पर इतने अत्याचार क्यों बढ़ गए हैं, क्यों सुरक्षित नहीं है दलित स्त्रियां, और शायद सबसे पहले पूछते कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नई संसद से दूर रखकर बॉलीवुड अभिनेत्रियों को बुलाना, इसका क्या मतलब था, क्यों ये अपमान किया गया। सबसे अनोखी बात तो मेघवाल जी ने ये कही कि यह बिल संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा। काश उन्होंने खुद विश्व के बेहतरीन उदाहरणों से सीखा होता। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन से सीखिए। कौन रोक रहा है आपको? वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व और समावेशी संसद को देखिए जरा। काश ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से ही सीख लिया होता, जो अभी अभी आए भी थे G20 में भारत। उनसे ही सीख लिया होता कि अपना हिंदू होना निभाते हुए भी बाकी धर्मों का सम्मान कैसे किया जाता है। ब्रिटेन से ही सीख लिया होता कि कैसे अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति पीएम भी बन सकता है। लेकिन अभी तो आपको इतना सा बेसिक सीखना बाकी है कि किसी चुने हुए सांसद को उग्रवादी, कटुआ, भड़वा, आतंकवादी कहना असल में असंसदीय है। खैर, वापस आते हैं महिला आरक्षण बिल पर। यह कहा गया कि इस बिल के कानून बनते ही लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या 82 है वह बढ़कर 181 हो जाएगी। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। ये बेशक क्रांतिकारी होता अगर यह तुरंत लागू होता, लेकिन ये सशर्त है। असल में 2024 के चुनाव के मद्देनजर हड़बड़ी में इस बिल को जिंदा करने की कोशिश की गई और एक ऐसी राह खोजी गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, महिला आरक्षण देने का श्रेय भी मिल जाए और महिला आरक्षण देना भी ना पड़े। गुरदीप सप्पल और योगेंद्र यादव जैसे तमाम लोग बिल पेश होने के दिन से ही अपने ट्वीट में इस जुमलेबाजी की पोल खोल रहे हैं। असल में इस महिला आरक्षण बिल में कई तरह की कमियां हैं जो इसे बेअसर कर देती हैं। 100% समर्थन के साथ महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान तो कर दिया गया, लेकिन उसमें 2 शर्तें लगा दी गईं। पहला है जनगणना और दूसरा है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। जनगणना तो आप जानते ही हैं, जो हर 10 साल पर होती है। परिसीमन का अर्थ है किसी देश या प्रांत में लोकसभा या राज्यसभा के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना। यह इसलिए किया जाता है कि लोकसभा की सीटें राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात में आवंटित हों, या सिंपल शब्दों में कहें तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य समान रहे, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग कहते हैं। भारत में ऐसे परिसीमन आयोगों का गठन अभी तक सिर्फ 4 बार किया गया है। इसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया जाता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वरना तो कभी समय पर चुनाव हो ही नहीं, कानूनी सफाइयां ही दी जाती रहें। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है देश में। 2021 में कोविड की वजह से नहीं हो पाई
और अब ज्यादा उम्मीद यही है कि सीधा 2031 में जनगणना होगी। तो पहली शर्त यानी जनगणना ने महिला आरक्षण को 2031 तक लटका दिया। अब जनगणना के बाद जो जनसंख्या पता लगेगी उसके हिसाब से परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्र का आकार और सीट तय होंगी, जो कि निश्चित रूप से बढ़ेगा। जनगणना अभी किसी तरह संभव हो भी जाए तो डीलिमिटेशन को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। उसे बदलने के लिए एक बार फिर से जटिल संवैधानिक प्रक्रिया करनी होगी, जो संभव नहीं दिखती। तो 2031 की जनगणना की रिपोर्ट आने में 2-3 साल लगेगा। तब तक 2034 का चुनाव आ जाएगा, यानी तब तक महिला आरक्षण टल गया। इसके बाद होगा परिसीमन, जिसकी रिपोर्ट आने में फिर 2-3 साल लगेंगे और आ जाएगा 2029, यानी आज पास हुआ बिल 2029 के चुनाव तक कानून बनेगा। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, इसका नाम तो विमेन रिजर्वेशन रीशेड्यूलिंग बिल होना चाहिए। इसे पास नहीं किया गया है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि जिस बिल के लागू होने की न डेट तय है न टाइमलाइन बनी है, वो अधिकार हमें मिलेगा कैसे, कब मिलेगा? न जनगणना की डेट पता है न डिलिमिटेशन की। अमी याज्ञनिक ने कहा कि सरकार सिर्फ लिप सर्विस करती है, हर जगह को पार्टी की चुनावी रैली समझकर सिर्फ बड़े बड़े क्लेम करती है, एक्शन लेना नहीं जानती। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने साथी पार्टी सांसद इम्तियाज जलील के साथ OBC और मुस्लिम महिलाओं को बाहर करने वाले इस विधेयक की आलोचना करते हुए इसके खिलाफ वोट किया है। बल्कि यही वो 2 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ खिलाफ वोट किया है। तमाम विपक्ष ने बिल का समर्थन तो किया है, लेकिन इस बात से वो खफा हैं कि इसे न समावेशी बनाया गया, न ही तुरंत लागू करने लायक छोड़ा गया। महिला आरक्षण बिल के इतिहास से जुड़ी हुई इस संघर्ष में शामिल मार्गरेट अल्वा ने तो यहां तक कहा कि अगर ये बिल तुरंत प्रभाव में नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये आपके ही खिलाफ जाने वाला है। ये बीजेपी के लिए एक बूमरैंग साबित होगा। सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में 1996 में सामने रखा गया था। इसका पूरा इतिहास आप क्रेडिबल हिस्ट्री पर देख सकते हैं इस वीडियो में। आप समझ रहे होंगे कि क्यों इस बिल को एक धोखा कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें ये जो 2 शर्तें लगाई गई हैं कि जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तभी ये बिल लागू किया जा सकेगा। 27 साल पुराना बिल था, 27 साल पुरानी मांग लागू होगा लगभग 15 साल बाद। महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी जिंदा नहीं बचेगी, एक युवा पीढ़ी बुढ़ा जाएगी इसके सपने के पूरा होने का दिन देखते देखते, और एक ऐसी नई पीढ़ी पैदा होकर युवा हो चुकी होगी जो 33% आरक्षण से बहुत आगे की बात करना जानती होगी, करेगी भी। 27 + 15 यानी 82 साल। ये आरक्षण एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक है जिसे महिलाएं गहनों की तरह सालों के लिए अपने लॉकर में रख के भूल जाएं और चुपचाप सिर्फ वोट डालती रहें, सब्र रखें। जैसे 27 साल रखा और 15 साल 20 साल रखें, सब ठीक हो जाएगा, उनका टाइम आएगा। यही भारतीय महिला है, धैर्य का प्रतीक, सहनशीलता की देवी, सब्र का आदर्श। वंदन कीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि वंदन शब्द का इस बिल में ये नाम क्यों दिया गया है। अब इस महत्वपूर्ण बात पर आते हैं कि ये बिल कैसे समावेशी भी नहीं है। OBC इसमें से बाहर हैं, मुस्लिम महिलाएं बाहर हैं, असल में तमाम माइनॉरिटी महिलाएं बाहर हैं, डिसेबिलिटी को शामिल नहीं किया गया है, तमाम अन्य लैंगिक अस्मिताएं इसमें से बाहर हैं। कोटा विद इन कोटा की डिमांड इस बिल के प्रस्तुत होने के पहले दिन से 1996 से हो रही थी। जितनी बार ये पेश हुआ इसमें कुछ संशोधन किए गए और 2010 में राज्यसभा में पास होने वाले बिल में SC और ST आरक्षण शामिल था। 2023 के बिल में भी है। पहले बताई गई 2 शर्तें यानी जनगणना और परिसीमन, इन 2 को छोड़ के ये वही बिल है जो यूपीए सरकार में 2010 में राज्यसभा में पास हुआ था। मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, इस बिल का समर्थन मुझे करना चाहिए था, करती भी थी कुछ साल पहले तक, लेकिन मैं एक इंटरसेक्शनल सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हूँ। मैं नहीं चाहती कि यह बिल उसी रूप में पास हो जैसा यह 2010 में था। हम सब ग्रो करते हैं,
समय के हिसाब से करना भी चाहिए, लेकिन 13 साल बाद उसी बिल को उसकी कमियों के साथ पेश करना और फिर भी सारा श्रेय अकेले लूट लेना, ये बताता है कि बिल का मकसद महिलाओं का भला करना नहीं है, अपना भला करना है, क्योंकि 9 साल की फाइल तो खाली थी। अगर ये बिल समय से कानून बन गया होता, उसी समय पास हो गया होता, तो आज हम महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन कर रहे होते, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के साथ इसे और समावेशी बना रहे होते। जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, पोस्ट सच्चर मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट, विविधता सूचकांक पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, भारत अपवर्जन रिपोर्ट, 2011 की जनगणना और तमाम विभिन्न रिपोर्ट्स और अध्ययन ये सुझाव देते रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों और खासकर मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सूचकांक काफ़ी कम है। सोशली इकोनॉमिकली वो पिछड़ गई हैं। जमाते इस्लामी हिंद ने सरकार से महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी की मांग की है। विधेयक में ओबीसी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। इधर बीजेपी की ही उमा भारती लगातार निडरता से कह रही हैं कि ओबीसी आरक्षण को शामिल किए बिना हम इसे लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि संशोधन में संशोधन संभव है। 33% को 100% मानो और उसमें 50% ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्व कर दो। ओबीसी आखिर इस देश की जनसंख्या का 60% है, उसे 50% प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए ना। उमा भारती की राय है कि 50% आरक्षण में 27 SC/ST को तो 23 ओबीसी को दे दिया जाना चाहिए। इसके बिना हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने भी संसद में ब्यूरोक्रेसी में अंडर रिप्रेजेंटेटेड ओबीसी समुदाय की बात करके पहले ही इस विषय को सुलगा दिया है। इस देश को चलाने वाले 90 सेक्रेटरीज में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, ये बताते हुए उन्होंने साफ कहा कि मैं चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं का आरक्षण शामिल किया जाए। अब यहीं एक बात और जुड़ती है, पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात जो ओबीसी कोटा से हल हो सकती है। अपने एक आलेख में स्तंभकार आमना बेगम लिखती हैं कि एक महिला के रूप में मैं इस विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने से प्रसन्न महसूस किए बिना नहीं रह सकती, लेकिन एक पसमानदा मुस्लिम महिला के रूप में मुझे अपने समुदाय की महिलाओं के लिए अधिक स्थान और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर देना होगा और उसकी वकालत करना मुझे जरूरी लगता है। हालांकि उन्हें एसटी आरक्षण के माध्यम से कुछ प्रकार का उप कोटा तो मिलता है, लेकिन ये स्वीकार करना जरूरी है कि पसमानदा महिलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ओबीसी को शामिल करने पर विचार करेगी और ये पूरी की पूरी चिंता इस एहसास से पैदा होती है कि अगर पसमानदा पुरुष भी विधायी पदों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं तो संसद में पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना एक और भी बड़ी चुनौती होगी। बात यहाँ खत्म नहीं होती, पेंच एक और भी है। भाजपा ने महिला आरक्षण को पॉपुलेशन बेस्ड परिसीमन से जोड़ दिया है, जबकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके बिना भी इसे लागू किया जा सकता था। आखिर 33% रिजर्वेशन करना और यूं भी हमारे पास 2011 का आंकड़ा तो है ही, इतना मुश्किल नहीं था। तो फिलहाल जनगणना, परिसीमन, ओबीसी आरक्षण के बिना ये बिल एक ऐसा अधिनियम बन गया है जो असल में बेअसर है। इसका चुनावों में कितना फायदा होगा, मुझे इसके कोई आसार नहीं दिखते हैं। उत्तर प्रदेश चुनावों में प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ महिलाओं को 40% टिकट्स दिए थे। ये एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है कि ममता बनर्जी 33% महिलाओं को नेतृत्व में ले आए। आखिर बुलडोजर राजनीति वाला राज्य है, वहां महिलाओं के लिए सीटें जीतना टेढ़ी खीर है, वह भी ओबीसी आरक्षण के बिना। कुछ और भी बातें हैं जो इस बिल के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। असल में 543 सीट में से 181 सीट रिजर्व नहीं हुई हैं। संसद में बैठे हर पुरुष को अपनी सीट की चिंता है। 2024 में ही महिला सांसद 82 से 181 करने के लिए कुछ मर्दों को तो अपना हक छोड़ना पड़ता, जो संभव नहीं था।
ये सपने सजा रहे होंगे सांसद कि आने वाले चुनाव में वो जीतेंगे और वापस पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे। इसलिए भी जनगणना और परिसीमन की शर्त लगाना जरूरी था ताकि अपने ही सांसद पुरुष नाराज न हो जाएं। उन्हें पहले ही आश्वस्त कर दिया गया है कि जनगणना और परिसीमन के बाद जब सीट्स बढ़ेंगी तब बढ़ी हुई सीट्स में से महिलाओं को कोटा मिल जाएगा और आपका हक सुरक्षित रहेगा। इसे कहते हैं जब प्लानिंग न हो तो टाइम बाय करना, जब सॉल्यूशन न हो तो टालना। एक और पेच है यहाँ पे, सीटें बढ़ने वाले खेल में जनगणना से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सीटें तो बढ़ सकती हैं, लेकिन भारत के दक्षिणी राज्यों का तर्क यह है कि परिसीमन प्रक्रिया लोकसभा में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, कम कर देगी। और इस तर्क के पीछे जनसंख्या नियंत्रण एक मुद्दा है। 1976 में भी कम आबादी वाले राज्यों के विरोध के कारण ही इंदिरा गांधी ने 2001 तक परिसीमन को रोक दिया था और इसका उद्देश्य भी यही था कि जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनका परिवार नियोजन लागू हो जाए और उनकी कुल प्रजनन दर जो है TFR उसको नियंत्रित करने का समय उनको मिल जाए। और विचार ये था कि कम TFR जनसंख्या नियंत्रण जहां लागू है वहां उन राज्यों को अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए दंडित नहीं किया जाए, यानी उनके पास कम जनसंख्या है, इसका दंड उन्हें न भोगना पड़े, उनकी सीटें कम ना हो जाएं। दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर पश्चिमी यूरोपीय देशों के बराबर हो गई है, जबकि उत्तरी राज्यों में ये प्रजनन दर बहुत अधिक है। तो ये एक रियल चैलेंज है जिससे जूझने की जरूरत महिला आरक्षण बिल में तो कतई नहीं थी। खैर, संसद में, विधानसभाओं में असल में निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को लाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता कि खुद पार्टियों में आधी महिला सदस्य हों। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, विकलांग और क्वेर आरक्षण के साथ आधी टिकट पार्टियां महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए दें, यानी पार्टी के भीतर आरक्षण संसद में 33% आरक्षण से बेहतर है, क्योंकि ये राजनीति में असल जेंडर बराबरी लाएगा और ये तुरंत किया जा सकता है। यहीं से बाकी देश में और चुनाव के मुद्दों में बदलाव होंगे। पार्टी संगठनों में महिलाएं सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, वे काम करती हैं तो चुनाव लड़ने की भी हकदार हैं, होनी चाहिए। आम महिलाओं का राजनीति में आना ग्लास सीलिंग नहीं, कंक्रीट सीलिंग तोड़कर आना है। एक महिला ऊपर पहुंचती है तो वो सीलिंग फिर से बंद हो जाती है, अगली महिला को फिर उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का अपने ट्विटर हैंडल को महिलाओं के सुपुर्द कर देना, अनंत काल के लिए महिला आरक्षण को टाल देना और फिर भी महिला को शक्ति स्वरूपा कहना इस देश की औरतों का मजाक उड़ाने जैसा लगता है। जिस देश की महिलाओं के वोटिंग राइट के लिए 1917 से ही आवाज उठनी शुरू हो गई थी, विकसित कहे जाने वाले देशों से भी पहले जिसके पास एक महिला प्रधानमंत्री थी, जिस देश में आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, महात्मा गांधी के आह्वान पर सड़कों पर आकर लाठियां खाईं, गिरफ्तारियां दी, उस देश में महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की नौबत आई, पहले तो यही मुझे खलता है। उस पर से आरक्षण देते हुए ऐसा खेल कर दिया गया। ये असल में वंदन करना ही है, स्तुति गान करना ही है। अब ये भारत की महिलाओं को सोचना है कि वो वंदन से ही कब तक खुश होंगी, अपने असल मुद्दों पर वो कब जागृत होंगी, अपने प्रतिनिधित्व के सवाल पर, अपने करियर के सवाल पर, अपने रोजगार के सवाल पर, अपनी शिक्षा के सवाल पर, अपने अधिकारों के सवाल पर वो कब जागृत होंगी, वो कब असल वोट बैंक बनेंगी। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मेरे साथ TCH पर फेमिनिज्म वाला F।